फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। वर्ण स्वरूप बोध चल रहा था, जिसमें कि पिछले वीडियो में अपने वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वर्णों को बोलने में प्रयत्न क्या होता है। मीन्स वर्णों को बोलने में जो प्रयत्न लगता है उसके कितने रूप हैं, कितने भाग हैं। देखिए, वर्णों अथवा ध्वनियों के उच्चारण में प्राणों का जो व्यापार होता है, प्राणों अर्थात श्वास का, वह प्रयत्न कहलाता है। यह प्रयत्न दो प्रकार का होता है। पहला है आभ्यंतर। ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण से पूर्व किए जाने वाले प्रयत्न को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर मीन्स अंदरूनी। दूसरा होता है बाह्य। वो क्या होता है? ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण के अंत में किए जाने वाले प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इस प्रकार एक आभ्यंतर प्रयत्न हुआ, एक बाह्य प्रयत्न हुआ। अब आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से 5 प्रकार हैं? पहला है स्पृष्ट। स्पृष्ट क्या है? मुख के तालु आदि भागों के पूर्ण स्पर्श के रूप में जीभ के द्वारा जो प्रयत्न व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में होता है। यहाँ ध्यान देंगे, व्यंजन वर्ण शब्द यूज किया गया है। तो व्यंजन वर्ण, स्वर नहीं, केवल व्यंजन, जो व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में होता है उसे स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। अर्थात मुख के विभिन्न भागों में जो जीभ के द्वारा स्पर्श किया जाता है, तब जो बोलते समय प्रयत्न किए लगता है उसको स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? 5 वर्गों। कौन से 5 वर्ग? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के वर्ण आते हैं और इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब का वर्ग में कौन से आ गए? पहले आपको बताया था, का खा गा गा। चा वर्ग में चा छा जा जा वहाँ। टा वर्ग में टा ठा डा ढाणा। ता वर्ग में ता था दा ना ना। और पा वर्ग में पा फा बाबा माँ। तो इस कारण, स्पर्श के कारण ये सारे वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये आप याद रखेंगे। स्पर्श व्यंजन कौन से? सभी 5 वर्गों के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आगे है अगला ईषत् स्पृष्ट। ईषत् मीन्स थोड़ा सा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु को थोड़ा सा रोक कर छोड़ा जाता है और जीभ उच्चारण स्थान पर थोड़ा सा स्पर्श करती है, उन्हें ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। मीन्स जब उच्चारण करते समय वायु को थोड़ा सा मुंह में रोक कर धीरे छोड़ा जाता है और जीभ भी उच्चारण स्थान को हल्का सा टच करती है, तो उसे ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। इनमें अंतःस्थ वर्ण या, रा, लावा आते हैं। या, रा, लावा को आप बोलते हुए देखेंगे कि जीभ जो है विभिन्न स्थानों पर बहुत ही हल्का सा स्पर्श कर रही है। अगला भाग है ईषत् विवृत। विवृत मीन्स खुला हुआ, ईषत् मीन्स थोड़ा सा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है और वायु घर्षण के साथ बाहर आती है, उसे ईषत् विवृत प्रयत्न कहते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं? सभी ऊष्म वर्ण आते हैं। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? शा, शा, सा और हा। ये चारों वर्ण इसमें आते हैं। इनको बोलते समय आप देखेंगे कि मुख पूरा नहीं खुलता और वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है। इन वर्णों को आप बोलकर भी देख सकते हैं कि इनको बोलने में किस प्रकार का प्रयत्न लगता है। अगला है विवृत। विवृत क्या है? स्वरों के उच्चारण में, अब स्वरों पे आ गए हैं। स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है, विवृत मीन्स खुला हुआ, तो उनमें ना स्पर्श होता है ना घर्षण, उसे विवृत प्रयत्न कहते हैं। मीन्स जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उसमें मुख पूरा खुलता है, ना स्पर्श होता है ना घर्षण, अर्थात आराम से वायु बाहर जाती है, तो उसे विवृत कहते हैं। इन स्वरों में ह्रस्व आ को हम छोड़ देंगे और बाकी सारे ह्रस्व आ के अतिरिक्त बाकी सारे स्वर जो है वे विवृत में आते हैं। अगला है संवृत। संवृत मीन्स संकुचित होना। तो बोलने में जब ह्रस्व आ का उच्चारण किया जाता है तो मुख द्वार संकुचित रहता है।
इसलिए उसे संवृत प्रयत्न कहा जाता है। यानी छोटा आ जब हम बोलते हैं तो मुख पूरा नहीं खुलता, थोड़ा सा संकुचित रहता है, तो छोटा आ जो है वो संवृत प्रयत्न में आता है। इस प्रकार से 5 कौन से हैं? आभ्यंतर प्रयत्न। अब इसका दूसरा भाग है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न जैसा कि हमने पढ़ा था, वर्णों को उच्चारण के अंत में जो प्राणवायु का व्यापार होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ये कितने हैं? ये 11 हैं। पहला है विवार। तो जिन वर्णों के उच्चारण के अंत में मुख द्वार खुला रहता है उनका बाह्य प्रयत्न विवार कहलाता है। मतलब जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं मुख द्वार हमारा खुला रहता है, इनमें सारे व्यंजन वर्ण आते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? वर्गों के पहले दूसरे वर्ण। हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अर्थात काखा, चाछा, टाठा, ताथा और पाफा। तो हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हो गया। इसके अलावा शा, सा, साहा और विसर्ग ये आते हैं। इसमें आते हैं विवार में, और ये सभी हलंत लिखे जाएंगे क्योंकि ये व्यंजन वर्ण है, इनमें यहाँ पर स्वरों का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला है संवार। संवार जिन वर्णों के उच्चारण के अंत में मुख द्वार संकुचित रहता है अर्थात थोड़ा कम खुला होता है, उनका बाह्य प्रयत्न संवार कहलाता है। इनमें कौन कौन से आते हैं? सभी मूल स्वर अर्थात सारे मूल स्वर कौन कौन से? आ, ई, उ, रिर और री, ये मूल स्वर जो है पहले बताएं आपको, ये आएंगे। और वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण। वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण कौन से हो गए? का वर्ग का गा, घा और गा, चा वर्ग का जा, झा, उआ, टा वर्ग का डा, ढा, णा, ता वर्ग का दा, धा, ना और पा वर्ग का बा, भा और मा, ये आएंगे। इसके अलावा या, रा, ला, वा और हा इसमें आते हैं। अगला है श्वास। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अंत में श्वास बिना किसी रगड़ के बाहर आती है तो उसका बाह्य प्रयत्न श्वास कहलाता है। अर्थात आराम से जब श्वास वायु जो है मुख से बाहर आती है तो वो श्वास कहलाता है। इनमें कौन कौन से आते हैं वर्ण? वर्गों के पहले दूसरे वर्ण, जो विवार में थे वही श्वास में है। वर्गों के पहले दूसरे वर्ण अर्थात काखा, चाछा, टाठा, ताथा और पाफा, शा, शा, साहा और विसर्ग आते हैं। विवार और श्वास में सेम वर्ण आते हैं। अब हम आएंगे नाद पर। तो जिन वर्णों के उच्चारण के अंत में कुछ गूंज सी रहती है अर्थात बोलते हुए हल्का गूंज सी ध्वनि निकलती है, गूंज सा प्रतीत होता है, उनका बाह्य प्रयत्न नाद कहलाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? सभी स्वर आते हैं और वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या, रा, ला, वा और हा आते हैं। तो सभी स्वर कौन से आ गए इसमें? आ से लेकर औ तक सारे स्वर आ गए। और वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें जो पहले थे आपने का वर्ग का गा, घा, गा, चा वर्ग का जा, झा, वा, टा वर्ग का डा, ढा, ड़ा, ता वर्ग का दा, धा, ना और पा वर्ग का बा, भा, मा, ये सभी और या, रा, ला, वा, हा इसमें आते हैं। अगला आ गया घोष। घोष क्या है? जिन ध्वनियों या वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि कंठ के निचले भाग से घूमते हुए निकलती है उन्हें घोष कहते हैं। घूमते में चक्कर काटते हुए निकलती है, उन्हें घोष कहते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं? सभी स्वर आते हैं। वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण और या, रा, ला, वा, हा आते हैं। जो नाद में है वही सेम घोष में है। तो सारे स्वर आ गए, वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण आ गए और या, रा, ला, वा, हा इसमें आ गए। तो नाद और घोष में सेम वर्ण आते हैं। इससे आपको इसको याद करने में आसानी रहेगी। आप क्रम से लिख लेंगे। विवार में कौन? विवार और संवार में, उस विवार में और श्वास में सेम है। संवार, नाद और घोष में सेम है। आगे आएंगे अघोष। अब अघोष में क्या है? जिन ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण में
कंठ से सीधी ध्वनि निकलती है उसका वाय प्रयत्न घोष कहलाता है। मीन्स पिछले वाले में क्या था, कंठ के निचले भाग से घूमते हुए निकलती है, और ये क्या है, सीधी ध्वनि निकलती है, वो घोष होता है। इसमें वर्गों के पहले दूसरे वर्ण शा सा, विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपधमानीय आते हैं। अब आप इनको बोल के देख सकते हैं। पहले दूसरा ना था का खा, इनको बोलते समय ध्वनि सीधी निकल रही है, और इसके अपोजिट घोष में तो गा घा गा बोलते हैं तो ध्वनि जो है गले के अंदर से निकलती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो अघोष में वही स्वर हैं जो विवार और श्वास में थे। इनके अलावा एक जिह्वामूलीय और उपधमानीय इसमें बढ़ गए हैं और हा इसमें कम हो गया है। तो अघोष में कौन कौन से आ गए, का खा पहले दूसरे वर्ण, शा सा, विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपधमानीय। अगला है आपका अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु कम निकलती है, अल्प मीन्स थोड़ी, तो कम निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। इनमें कौन से आते हैं, वर्गों के पहले, तीसरे, पांचवें, याद ध्यान दीजिएगा, पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण और यारा अलावा। अब इसमें कौन कौन से आ गए, पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण, का वर्ग का, गा और गा। इसे बोलते समय क्या होता है, हवा गले से कम निकलती है। चा वर्ग का चा, जा, वा। टा वर्ग का टा, डा, णा। ता वर्ग का ता, दा, ना। पा वर्ग का पा, बा, मा। ये इसमें अल्पप्राण में आते हैं। इसके अलावा या, रा, ला और वा, ये भी इसी में आते हैं। अगला है महाप्राण। महाप्राण मीन्स जब वायु अधिक निकलती है, तो जिन वर्णों को उच्चारण प्राण वायु अधिक लगती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। महा मीन्स ज़्यादा, अधिक। इसमें कौन कौन से आते हैं, वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण, पहले, तीसरे, पांचवें किस में आ गए, अल्पप्राण में, दूसरे और चौथे आ गए महाप्राण में, और शा सा, साहा और विसर्ग आते हैं। अब दूसरे चौथे कौन से रह गए, खा और घा, छा और झा, ठा और ढा, था और धा और फा और भा। इनको बोलते समय आप देखेंगे कि ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, तो ये आते हैं महाप्राण में। आगे हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये तीनों जो हैं, ये इनका प्रयोग वैदिक भाषा में मिलता है, हमारी लौकिक संस्कृत में इनका प्रयोग कहीं भी नहीं है। तो उदात्त क्या है, वेद मंत्रों के पाठ में जब किसी वर्ण में विद्यमान स्वर का उच्चारण उसके उच्चारण स्थान के उच्च भाग से किया जाता है तो उसे उदात्त कहते हैं। मीन्स किसी वर्ण में कोई स्वर है, उस स्वर को जब हम उच्च भाग से उच्चारण करते हैं तो उसे उदात्त कहते हैं। अनुदात्त क्या है, जब वेद पाठ में किसी स्वर का उच्चारण स्थान के निम्न में निचले भाग से किया जाता है तो उसे अनुदात्त कहते हैं। अगला है स्वरित। स्वरित क्या है, जब किसी स्वर का उच्चारण उदात्त और अनुदात्त के मध्य भाग अर्थात बीच के भाग से किया जाता है तो उसे स्वरित कहते हैं। अब ये तीनों कहाँ प्रयोग होते हैं, वैदिक भाषा में अर्थात वेद मंत्रों में प्रयोग होते हैं। क्यों, क्योंकि पहले वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता था तो किसी स्वर पर जोर दिया जाता था, किसी स्वर को जोर नहीं दिया जाता था वेद मंत्रों को उच्चारण के समय, और उसी का प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग इस समय में नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक छोटी सी कथा बताते हैं जो वैदिक वेदों में बताई गई है। शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु थे, उन्होंने हवन किया और उन्होंने उससे एक राक्षस की उत्पत्ति की, वृत्तासुर की। और वृत्तासुर को जब अग्नि से हवन कुंड से उन्होंने उत्पन्न किया तो उन्होंने उसको कहा इंद्रा शत्रु वर्ध, इंद्र का शत्रु बढ़े, इस तरह से। तो उन्हें शत्रु पर जोर देना था वेद मंत्रों के पाठ के हिसाब से। एक शब्द, एक बीच में से लाइन है ये पूरे मंत्र की, तो उन्होंने शत्रु पर जोर देने के इंद्र पर जोर दे दिया। उससे क्या हुआ, वृत्तासुर की शक्ति कम हो गई और इंद्र की शक्ति बढ़ गई, और अंत में इंद्र ने उस वृत्तासुर का वध कर दिया।
तो इस तरह से ये एक छोटा सा एक उदाहरण है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को समझने का, क्योंकि उनका प्रयोग खाली वेद मंत्रों में ही होता था। अब ये एक तालिका है प्रयत्न की दृष्टि से वर्णों का विभाजन। बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न में कौन कौन से हैं? विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद और घोष। ठीक है, और इधर क्या क्या है? अल्प प्राण, महाप्राण। और संवार, नाद, घोष में अल्प प्राण और महाप्राण और अल्प प्राण अनुनासिक। अंत में आ गए स्वर। तो आभ्यंतर प्रयत्न में स्पर्श प्रयत्न है, मीन्स स्पर्श वर्ण है। तो अल्प प्राण में क्या क्या आ गए? क, च, टा, ता और पा। महाप्राण में क्या आ गए? ये स्पर्श में ही है, सारे स्पर्श व्यंजन है। महाप्राण में क्या आ गए? ख, छ, ठा, था और फा। अब अल्प प्राण में संवार, नाद और ये किसके हैं? अल्प प्राण, महाप्राण, विवार, श्वास और अघोष के। अब अल्प प्राण, महाप्राण किसके हैं? संवार, नाद और घोष के। ग, ज, दा, दाबा, घा, झा, ढा, घाभा, धाभा। और ये अल्प प्राण, महाप्राण। और अल्प प्राण अनुनासिक कौन से? ग्वा, उआ, ड़ा, ना और मा, हर वर्ग का 5वां वर्ण। ये किसमें आ रहे हैं? संवार, नाद और घोष में। इसके अलावा आ रहे हैं स्वर, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अगला है ईषत् स्पृष्ट। पहले स्पृष्ट था, ईषत्। इसमें कौन कौन से अंतस्थ वर्ण है? वो अंतस्थ वर्ण किस में आएंगे? संवार, नाद और घोष के अल्प प्राण में आएंगे, या, रा, ला और वा। ठीक है, बाकी सारे में कुछ नहीं है। अगला है ईषद विवृत। इसमें कौन से हैं? ऊष्म वर्ण है। ऊष्म वर्ण कौन से हैं? ये विवार, श्वास और अघोष के महाप्राण में आएंगे, शा, शा और सा। और इसके अलावा एक हा जो है वो आएगा संवार, नाद और घोष के महाप्राण में। इसके बाद आ गए आपके विवृत। विवृत में कौन से आते हैं? सभी स्वर। तो सारे स्वर आ गए। इसके बाद आए आपके विवार, श्वास और अघोष के महाप्राण में आने वाले अयोगवाह, विसर्ग और का और पा, ये आ गए। और इसके अलावा आपके विवृत में सारे स्वर कौन से आ गए? आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ और ओ और औ। ये जो कि संस्कृत के सभी स्वर हैं, ये सारे इसमें आ गए। इसके बाद आया आपका संवृत। संवृत में क्या है? खाली छोटा आ आता है, जो आपके संवार, नाद और घोष के स्वर में आएगा, छोटा आ। इस प्रकार से ये प्रयत्न की दृष्टि से वर्णों के विभाजन की है कि तालिका है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका वर्ण स्वरूप बोध समाप्त होता है, जिसमें आपने वर्णों के स्वरूप के विषय में पढ़ा, स्वर और व्यंजन के विषय में, उनका उच्चारण स्थान पढ़ा और उनका प्रयत्न पढ़ा। उच्चारण के लिए जो प्रयत्न प्रयोग होता है, अभ्यंतर उपाय, वो सारा आपने पढ़ा है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए